तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, या फिर इन्हें प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोला जा सकता है। प्रोटिस्टियन फंजाई, फंजाई तो नहीं है, इनका किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टियन फंजाई। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? बहुत ही स्लिमी इनका टेक्सचर होता है, ठीक है। आप अगर डायग्राम आप देखोगे यूट्यूब वगैरह में, आप इनके वीडियो सर्च करोगे तो आप देखोगे कि ये कैसे ग्रो करते हैं। बहुत ही स्लिमी अपीयरेंस होता है, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, बहुत ही ये एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है इनके बॉडी के ऊपर, है ना, जो इनको स्लिमी टेक्सचर देती है। और ये कैसे ग्रो करते हैं? बहुत ही ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, ठीक है, हमेशा आगे की ओर ग्रो करते हैं। बहुत ही काफी इनकी हाइट हो सकती है, सेवरल फीट तक पेड़ों के ऊपर ग्रो कर जाएंगे, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। वार्म एरिया जहाँ पे इनको मिलेगा, जहाँ भी इनको ऑर्गेनिक फूड मिल जाएगा, लाइक टूटी पत्तियां हो गई, कोई भी और ऐसे डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, बार्क है ट्रीज का, तो वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पे भी इनको मॉइस्ट एरिया मिलेगा ना, जैसे, तो ये ग्रो कर जाएंगे। तो कैसे होते हैं? these organisms develop slimy mass at the time of their वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव स्टेज का मतलब ग्रोइंग पीरियड, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, है ना, तो ग्रोइंग पीरियड में वो कैसे होंगे? स्लाइमी मास की तरह अपीयर होंगे, इसलिए इन्हें स्लाइम मोल्ड बोला जाता है, ठीक है। इन्हें हम फॉल्स फंजाई भी कह सकते हैं। अभी आगे आप देखोगे जब इनका लाइफ साइकिल हम स्टडी करेंगे, तो किस तरीके से ये इनकी लाइफ साइकिल होती है, तो आप समझोगे कि इन्हें फंजाई क्यों कहा जाता है, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कैसा होगा वो? सैप्रोफिटिक, ठीक है। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे सरवाइव करते हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोफिटिक। जब ये वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं, तो इनका जो सेल वॉल होता है, एक्चुअली इनके पास सेल वॉल होता नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, इनकी सेल वॉल होगी नहीं। तो वेजिटेटिव स्टेज में क्या होगा? इनके पास सेल वॉल नहीं होगा, है ना। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेल वॉल अगर नहीं होगा इनकी बॉडी में, किनके पास सेल वॉल नहीं होता है? एनिमल, एनिमल्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। वेजिटेटिव स्टेज में they do not have cell wall. This is a characteristic of animal kingdom. तो वेजिटेटिव स्टेज में ये किस तरीके के हैं? एनिमल लाइक फीचर शो कर रहे हैं। देन जब इनका ग्रोथ होता है, जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर लेते हैं ना। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। तो जो स्पोर्स बनते हैं, इनके स्पोर्स के पास सेल वॉल होता है, ठीक है, एंड वो सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक हो गई, क्योंकि प्लांट्स के पास सेल्यूलोज का सेल वॉल होता है, ठीक है। इट हैज cellulosic cell wall in spores during reproductive stage. तो ये फीचर्स हो गए प्लांट्स की। जैसे क्या देखा हमने कि जब वेजिटेटिव स्टेज में थे तो उनके पास कोई सेल वॉल नहीं था, एंड जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में गए तो इन्होंने स्पोर फॉर्मेशन किया, स्पोर्स के ऊपर सेल्यूलोज की सेल वॉल थी, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन के टाइम में ही फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। फ्रूटिंग बॉडी हमेशा फंजाई फॉर्म करते हैं, है ना। जब अब हम फंजाई किंगडम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फंजाई जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं,
ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी किसकी तरह होगी, फंजाई की तरह। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो लाइक एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनिमल से भी मैच कर रहा है, प्लांट्स के साथ भी एंड फंगस के साथ साथ भी। ठीक है ना। फिर ये जब अपने ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जब भी वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। ठीक है। जब ये अपने फीडिंग स्टेज में होंगे, जब मतलब ये ग्रो कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं फीडिंग स्टेज में, तो स्लाइम मोल्ड क्या करेंगे, एग्रीगेट होकर बहुत सारे न्यूक्लियस मिक्स करके ये क्या करेंगे, एक प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखते हैं। जैसे कि ये छोटा सा आपका सपोज स्लाइम मोल्ड है। ठीक है। स्लाइम मोल्ड है, इसे भी न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, बहुत सारा न्यूट्रिशन है इसके पास, बहुत सारे न्यूट्रिशन को ये अब्सॉर्ब कर रहा है। क्या होगा, ये ग्रो करेगा साइज में। ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को इकट्ठा करके ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो क्या है, इसके न्यूक्लियस है। ठीक है। एंड इसके अंदर साइटोप्लाज्म है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है उससे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जो होता है अलग होता है। आप बुक्स वगैरह में देखोगे कि लिखा भी अलग तरीके से जाता है, इस तरीके से कर्सिव राइटिंग में लिखा जाता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल वाला होता है, एंड ये नॉर्मल लिखा जाएगा। ठीक है। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का होता है, मलेरियल प्लाज्मोडियम है, एंड दिस इज स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है, ये मलेरियल पैरासाइट होता है। ठीक है। ये हमेशा यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, एक ही न्यूक्लियस रहेगा इनके पास, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये स्लाइम मोल्ड का है। ये कैसे होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके पास, है ना, प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर में। एंड ये कैसे होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब हमेशा इनको एक होस्ट चाहिए सरवाइव करने के लिए, विदाउट होस्ट ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है। नेचर में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जहां भी इन्हें फूड मिलेगा वहां पे ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्लियर है। एक स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इकट्ठा करके ढेर सारा डिवीजन करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाता है उनकी बॉडी के अंदर, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, है ना। एंड ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है मलेरियल प्लाज्मोडियम से। ठीक है। क्लियर है सभी को। Yes. यस मैम, लाइक वो जो छोटा वाला प्लाज्मोडियम है वो न्यूट्रिशन लेके बड़ा सा प्लाज्मोडियम बनाता है, जो छोटा वाला स्पाइनल है, यही ना। हाँ। ठीक है। अब देखो इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। ये अपने लाइफ साइकिल में दो फेज शो करेंगे, एक होगा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड एंड अनदर इज सेल्युलर स्लाइम मोल्ड। मैम हम्म, बम 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 आदि ये पूछो। मम्मा 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 मम्मा
एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ठीक है, 2n कंडीशन है, 2n क्रोमोसोम से प्रेजेंट होगी तो हम क्या कहेंगे कि डिप्लॉयड फेज में है ना। ये क्या करेंगे, अभी इन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, जब तक न्यूट्रिशन मिलेगा ग्रो करेंगे, फीड कर रहे हैं अभी, ये फीडिंग चलेगी तब तक ये ग्रो करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, है ना, ये कौन से स्टेज बनाएंगे, प्लाज्मोडियम। जैसे ही इनकी न्यूट्रिशन खत्म हो गई, ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, क्या हो गया, अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, तो क्या करेंगे, ये जो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर है यहाँ से एक स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोकार्प। ये क्या होता है, ये होता है स्टॉक, ठीक है, ये जो आप लाइन लिख रहे हो, एंड देन ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ये होता है स्पोरेंजियम, यहाँ लिख दे रही हूँ, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तुम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है कैसे डिप्लॉयड है ना, क्रोमोसोम जो होंगे वो हमारे डिप्लॉयड है, बट यहाँ पे क्या होती है, इनके अंदर मियोसिस होगी, क्योंकि जब हमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है, 2n से n वाली कंडीशन लानी है, तो हमें मियोसिस करनी होगी, ठीक है, तो स्पोर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, यहाँ पे मियोसिस होगी, एंड देन अब ये जो स्पोर्स होंगे ये क्या होंगे, ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से टूट जाएगा, एंड इस तरीके से स्पोर्स हमारे बाहर की ओर रिलीज हो जाएंगे, है ना। और स्पोर्स क्या करेंगे फिर, ये सारे अभी हैप्लॉइड स्पोर्स हो गए, मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद क्या हुआ है, हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि आपको अमीबा लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, इस तरीके से अमीबा लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स अमीबा, ठीक है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से आपको फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर मिल सकता है, ठीक है, जिनके पास फ्लैजेला होगा, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्वार्म सेल्स, ठीक है। ये कैसे होंगे, ये सारे सेल्स भी हैप्लॉइड नेचर के होंगे, है ना, हैप्लॉइडिक सेल्स होंगे। फिर क्या होगा, फिर ये जो सेल्स बने हैं मिक्स अमीबा एन ये भी फ्यूज करके ये बना सकते हैं, डिप्लॉयड सेल्स बना सकते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, एंड ये जो स्वार्म सेल्स हैं ये भी जाइगोट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वापस से क्या होगा, ये मिक्स अमीबा और स्वार्म सेल्स ये दोनों ही जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। किसी किसी केस में कभी कभी क्या होता है कि जो स्वार्म सेल्स होते हैं वो भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करके मिक्स अमीबा लाइक बन जाते हैं, एंड देन मिक्स अमीबा फिर से फ्यूजन करके जाइगोट फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर है, ये लाइफ साइकिल आप लोग को समझ में आई है। मैम इनिशियल का वो जो 3 स्टेजेस है वो समझ नहीं आया। कौन सी वाली, मैम स्लाइम और प्लाज्मोडियम और वो जो ब्रेक डाउन करते हैं वो स्पोरेंजियम, वो वाला समझ नहीं आया, मेरे को रिपीट कर दीजिए। हाँ यहाँ क्या हो रहा है ना, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई ना प्लाज्मोडियम के पास, तो उसने क्या किया, एक स्पोरेंजियम फॉर्म कर लिया, मतलब उसने क्या किया, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बना ली, है ना। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे सारे सेल्स हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, ये स्पोर्स ऊपर आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर रहे हैं ये। क्लियर है, इस ये जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहा है आपको, ये स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, तो जो स्पोर्स फॉर्म करेंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन करेंगे, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्टॉक प्लस स्पोरेंजियम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोकार्प बोल रहे हैं। क्लियर है अब, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2n वाली कंडीशन थी हमने देखी थी, है ना, इनका जो ये था क्रोमोसोम था कैसा था, 2n नेचर का था, तो क्या करेंगे ये, क्योंकि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं या जो फंजाई होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, तो एटलास उनका जब भी वो नया
उन्हें नई बॉडी फॉर्म करनी होगी तो हमेशा हैप्लॉइड हैप्लॉइड कंबाइन करेंगे, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू ही होता है उनका फॉर्मेशन। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि मियोसिस करनी होगी। तो 2n से n बनाने के लिए इन्हें मियोसिस करनी होगी, है ना। जब मियोसिस कर लेंगे तो ये वापस से n कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइडिक सेल्स बन जाएंगे। देन ये हैप्लॉइडिक सेल्स हमने देखा कि दो टाइप के हो सकते हैं, एक मिक्स अमीबा हो सकता है, एक स्वार्म सेल्स हो सकते हैं। ये सब एंड गॉट इट मैम, एक हाँ, अब समझ आ गई। ठीक है, ओके। तो मैम तो स्पॉन्जियम का वर्क है टू फॉर्म स्पोर्स ना, स्पॉन्जियम। हाँ, स्पोरेंजियम का काम स्पोर्स बनाना है, ठीक है। मैम ये जो प्लाज्मोडियम स्पोरोकार्प का वर्किंग क्या है? इसका, मैम स्पोरोकार्प जो आप लिखे हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना आप देख रहे हो, स्पोरेंजियम प्लस स्टॉक, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, तो ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं एसेलुलर कंडीशन में इनके पास सूडोपोडिया भी होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आप देख लो कि अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इनके पास सूडोपोडिया भी अवेलेबल होता है, सूडोपोडिया। तो ये क्या करते हैं, उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो सेलुलर कंडीशन जब आएगी, सेलुलर कंडीशन में आप क्या देखोगे, ये सपोज ये सारी सेल्स है ना, ये इनके पास एक एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये सेलुलर स्टेज में, ठीक है। सेलुलर स्टेज का भी देख लेते हैं। जो सेलुलर स्लाइम मोल्स होंगे वो कैसे होंगे, इनके पास स्यूडो प्लाज्मोडियम होगा। ए सेलुलर के पास कैसे थे, प्लाज्मोडियम थे, इनके पास स्यूडो प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है। ये हमेशा कम्युनिटी में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं, ये कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, है ना। क्या होता है कि बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इस तरीके से सिंगल सिंगल सेल्स के हैं, है ना। ये स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी में रहते हैं, इस तरीके से इनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इकट्ठा हो जाते हैं, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है ये अपने आप को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, सारे सेल्स इकट्ठा करके क्या करते हैं, अपना साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस फ्यूज कर लेते हैं। तो ये कैसे अपीयर होने लगते हैं, हमें प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगते हैं, है ना। बट ये कैसे है, स्यूडोप्लाज्मोडियम है, कैसे है ये, स्यूडो प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर क्या होगा, सेम कंडीशन इनके साथ भी होगी, जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी फ्रूटिंग बॉडी बनाने लगेंगे, स्पोरेंजियम फॉर्म करेंगे, इनके अंदर क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म होगा, है ना। क्या हुई, फ्रूटिंग बॉडी बनी, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर आगे की कहानी वही है, सेम जर्मिनेशन होगा, उसी तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेलुलर ए सेलुलर में डिफरेंस समझ में आया, इनमें क्या होता है, इनके अंदर स्यूडोप्लाज्मोडियम होते हैं, सेलुलर के अंदर, ए सेलुलर के अंदर प्लाज्मोडियम होते हैं, एंड इनके अंदर फॉल्स स्पीड भी होते हैं, जैसे कि उनके अंदर हमने देखा था सूडोपोडिया थे, इनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड में आपका इम्पोर्टेंट क्या था, जो हमने देखा कि क्वेश्चन आपसे क्या आएगा कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंगस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्लाइम मोल्ड। हमने क्या देखा था, प्लांट लाइक क्या था उनके पास, प्लांट से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही थी, सेल वॉल थे रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेलुलोज का सेल रिप्रोडक्शन के वॉल टाइम था। पे, हाँ रिप्रोडक्शन के टाइम पे अभी हमने देखा जब स्पोर फॉर्मेशन हुआ तो स्पोर्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है और वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। एंड एनिमल्स का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो उनके पास सेल वॉल्स नहीं होता। हाँ जब वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं तो इनके पास सेल वॉल नहीं होता, एंड फंजाई लाइक है कि ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं, क्लियर है। एंड इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो भी फंजाई लाइक है, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ना। एंड थर्ड थिंग इज स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है, एक और चीज आप लोग नोट कर लो कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्योरेस्ट काइंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है, which category
has purest protoplasm, इसका आंसर भी स्लाइम मोल्ड होता है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड में इतना ही था। ठीक है, एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड का जैसे कि फाइजेरम है ना। और स्लाइम मोल्ड डिस्पर्स कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, बाय एयर करेंट। ठीक है, हवा के बहाव के साथ ये मूव करते हैं, क्योंकि स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स हमें पता है कि हवा के साथ इधर उधर उड़कर फैल जाते हैं, है ना। तो बाय एयर करंट ये अपने आप को डिस्पर्स कर लेते हैं। क्लियर है, स्लाइम मोल्ड समझ में आ गया सभी को? यस मैम। मैम वो जो फ्रूटिंग बॉडी है वो जब ब्रेक होता है तो वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है ना? नहीं, देखो जब ब्रेक हो रहा है तब तो वो अनफेवरेबल कंडीशन ही है। ठीक है, स्पोर्ट्स जब निकल गए अनफेवरेबल कंडीशन से थी, फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो ये स्पोर्ट्स क्या करेंगे, वापस से जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे। ओके मैम, और वो फिर से वो स्लाइम मोड बना लेंगे? हाँ, वो फिर से नए स्लाइम मोल्ड बना लेंगे। ओके मैम, आई गॉट इट। नाउ आजम किंगडम। अच्छा, प्रोटोजोआ आपने उसमें पढ़ा होगा ना, एनिमल किंगडम में, क्योंकि उनके सारे फीचर्स एनिमल लाइक हैं। प्रोटोजो यस, नो मैम, नो मैम उतना नहीं, बस इनिशियली पढ़े थे और सिर्फ फाइलम्स के बारे में पढ़े थे। ओके, तो एनिमल किंगडम, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो मैम ने आपको पढ़ा चुका है ना एनिमल किंगडम। यस मैम, उन्होंने पढ़ा दी है। हाँ, तो एनिमल किंगडम उसमें प्रोटोजोआ नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नो मैम, नो मैम, बस एक लाइन था प्रोटोजोआ, उसके बाद हम लोग ने सिर्फ फाइलम्स किया है। ओके, ठीक है, तो प्रोटोजोआ को मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, आज मैं किंगडम फंजाई पढ़ाती हूँ आप लोग को। ओके मैम। क्या होते हैं फंजाई, कुछ एप्लीकेशंस आप लोग बता सकते हो फंजाई, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना फंजाई का। तो क्या क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है फंजाई के बारे में? मैम हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और मैम जैसे कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। कुछ फंजाई हेल्पफुल होते हैं जैसे ईस्ट एंड ऑल, इतना कुछ। हाँ हाँ, और एंड बताओ, और भी चीजें कैसे मैम वो हेल्पफुल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक, लिए? मैम जैसे ईस्ट होते हैं वो लोग ग्रो करने में, मतलब क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन में भी यूज होते हैं ये, मेडिसिनल यूज में। हाँ, एंड देन पेनिसिलिन मेडिसिन है ना, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। देन यस मैम, बियर्ड बनाने में यूज होता है, जो यस मैम, सैकोमाइसिस सर्विस है ईस्ट ना, में वो जो होता है बियर्ड को डिकम्पोजिशन। यस मैम। हाँ, ईस्ट जो होते हैं हमारे घर में ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में, जब हम उसे रखते हैं तो ईस्ट जो होते हैं फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। देन उसी एंड कुछ तरीके से, जिस हार्मफुल तरीके से होते हैं। हाँ यस मैम। प्लांट यूज फंजाई यूजफुल है, बहुत सारे फंजाई हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कि रिंग बॉम के बारे में आपने सुना होगा, रिंग बॉम डिजीज कॉजिंग होता है ना। यस मैम। तो बहुत सारी फंजाई होते हैं जो प्लांट्स में भी पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं, एनिमल्स में भी पैथोजन की तरह एक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ फंजाई होते हैं जो एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया। किसका यस मैम, एसोसिएशन लाइक है लाइकेन? मैम, लाइक मैम फंजाई एंड एल्गी। हाँ, फंजाई एंड एल्गी का। एंड माइकोराइजा? डोंट नो। माइकोराइजा जो होते हैं वो फंजाई एंड हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स का एसोसिएशन होता है। जो फंजाई होते हैं वो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट होकर रहते हैं। क्या करेंगे, वो रूट्स में रहने के लिए फंजाई को एक प्लेस मिल गया है ना, उन्हें शेल्टर मिल गया, वो रूट्स के साथ कंबाइन होकर रह रहे। एंड वो प्लांट्स को कैसे फायदा पहुंचाते हैं कि जो फंजाई होते हैं उनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, काफी लार्ज होता है। तो वो क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में इस तरीके से प्लांट्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं, है ना। तो फंजाई के बारे में आज देखेंगे कि जो स्टडी ऑफ फंजाई होती है, स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है,
बाकी बच्चे आप लोग को समझ में आ रहा है? आज नए बच्चे भी हैं कुछ हमारे साथ। पूजा, Yes, ma'am. यस मैम। हाँ सपना एंड पूजा, आप लोग नए हो, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। हेलो। हाँ मैम। हाँ हाँ बोलो पूजा। मैम उन्होंने यस रिप्लाई किया। ओके ठीक है, तो स्टडी ऑफ पंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? ये है पियर एंटोनियो मिशेली। ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया अगर फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पियर एंटोनियो मिशेली। कैसे होते हैं पंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली तो है कि ये एक क्लोरोफिलस होंगे। एक क्लोरोफिलस का क्या मतलब है? Chlorophyll absent. क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, है ना, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होते हैं, हमेशा ये दूसरे एनिमल्स या प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली ग्रो करते हैं। एंड इनका काम तो फोटोसिंथेसिस तो है नहीं, तो इनके पास क्लोरोफिल की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन वैस्कुलर होंगे। नॉन वैस्कुलर का क्या मतलब है? वैस्कुलर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में। क्या होता है? लाइक जैसे कि इनकी थैलस बॉडी होती है ना, मतलब इनके पास कोई रूट, कोई लीव्स, कोई स्टेम अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। एक क्या होता है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनके पास वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है ना, अलग अलग जैसे कि हमने जाइलम फ्लोएम देखा था ये सब, तो ये सब भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? नॉन वैस्कुलर होते हैं एंड इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होंगी इनकी बॉडी? थैलस बॉडी होगी। थैलस बॉडी का मतलब क्लियर है? यस मैम, नॉन डिफरेंशिएटेड। हाँ, हेटरोट्रॉफिक होंगे। हेटरोट्रॉफिक का मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे। ये कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। यस मैम। ठीक है, यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ फंगस जो होते हैं, वैसे तो ज्यादातर फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, बट कुछ फंगस यूनिसेलुलर भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? Yeast. हाँ ठीक है, ईस्ट जो होता है हमारा जीनस सैक्रोमाइसिस, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। एंड एक और है सिंसाइट्रियम। सिंसाइट्रियम होते हैं, ये मेनली प्लांट पैथोजन होते हैं। ठीक है, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। ये भी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दो फंगस हैं जो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जो फंगस होते हैं इनका हैबिटेट कैसा होता है, कैसी जगह पे ही रहेंगे? Moist area. मेनली ये वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं। पंजाई को बोला गया है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, है ना। आप उन्हें खुली आंखों से भी देख सकते हो। कोई भी चीज आप रख दो किचन में,
उसके ऊपर तुरंत क्या होता है, 2 से 4 दिन में, अभी तो बरसात का टाइम है, अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाते हैं, है ना। फ्रिज के अंदर भी रखोगे तो भी आप देखोगे कुछ दिन में चीजें खराब होने लग जाती है, उनके ऊपर फंगस ग्रो कर जाते हैं। तो फंगस कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फंगस जैसे कि आप मशरूम खाते हो, मशरूम भी एक तरीके का फंगस है ना। यस मैम। ओके, सो इनके हैबिटेट के बेसिस पे इनका कुछ डिवीजन किया गया है, जिसके नाम आप याद रखना। कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस किससे बोलेंगे हम, जो बार्क के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे कॉर्टिकोलस। एक होता है कॉस्मोपॉलिटन, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सॉरी, कॉस्मोपॉलिटन नहीं, कॉप्रोफाइलस। ये काउ डंग पे ग्रो करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपके एग्जाम में, है ना। कॉप्रोफाइलस, कॉप्रोफाइलस किस फंगस को बोलते हैं, जो मेनली काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। एपिजाइलिक, एपिजाइलिक होंगे जो वुड के ऊपर ग्रो करेंगे। देन जाइलोफाइलस, ये जले हुए लकड़ियों पे ग्रो करेंगे, बर्न्ट वुड। एक होता है केराटिनोफाइलस, केराटिनोफाइलस का मतलब जो केराटिन वाले सब्सटेंसेस पे ग्रो करेंगे। केराटिन क्या होती है, एक तरीके की प्रोटीन होती है, तो इससे बनी हुई जो भी चीजें होंगी उनके ऊपर ग्रो करेंगे, तो उन्हें कहा जाएगा केराटिनोफाइलस, है ना। जैसे कि कोई भी डेड बॉडी है, ठीक है, तो वो किस चीज से बनी है, केराटिन से बनी है, तो क्या होगा, उनके ऊपर ग्रो करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, केराटिनोफाइलस। क्लियर है, ये सारे नाम है, आप लोग याद रखेंगे। देन जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखोगे फंजाई में मेनली ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब आप लोग को पता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। एंड कुछ जो फंगस होंगे वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट ऑन एनी होस्ट। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेंगे, है ना। ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स भी, हमारे अंदर भी फंगस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में तो ये क्या करते हैं, ये जो पैरासिटिक मोड में जब रहते हैं तो ये अपना न्यूट्रिशन एक स्ट्रक्चर से लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होता है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इस तरीके से जैसे कि रूट्स जमीन के अंदर जाती है एंड वाटर या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, सेम हॉस्टोरिया भी जो होता है फंजाई का एक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करती है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, हॉस्टोरिया, ठीक है। फिर कुछ फंजाई होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगी, जैसे कि लाइकन, लाइकन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ algae एंड फंजाई। यहाँ पे क्या काम है दोनों का, एल्गे एंड फंजाई क्या काम कर रहे हैं लाइकन के अंदर, माइकोराइजर, माइकोराइजर इज symbiotic association of fungi plus roots of higher plants, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर इनका आप साइज देखोगे
तो साइज वैरी कर सकती है, लाइक स्मॉल ईस्ट जो होंगे वो छोटे फंगस होंगे, स्मॉल, एंड टोडस्टूल जो होता है ये लार्ज फंगस में आता है। टोडस्टूल का साइज जो होता है वो अराउंड 2 मीटर तक भी हो सकता है ना, काफी बड़े होते हैं, हम इंडियन नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, टोडस्टूल क्या होता है, काइंड ऑफ मशरूम, है ना, मशरूम की तरह होता है ये। ये देखो, देख रहे हो आप लोग, रेड कलर के आपको ये टोडस्टूल्स Yes, दिख रहे हैं, इनके ऊपर Yes. बहुत सारे स्पोर्स भी हैं, है ना। मैम ये हार्मफुल होते हैं। हाँ, ये हार्मफुल होंगे, पॉइजनस होंगे। ठीक है, सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। ओके मैम। फिर क्या होगा, इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। फंजाई क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, है ना, हमेशा इनमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड सेल्स होंगे ये हमेशा। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, थैलस बॉडी होगी। ठीक है, देन इनके पास जो सेल वॉल होगा वो किस चीज का बना होता है, फंगस का सेल वॉल काइटिन। काइटिन का बना होता है ना, जिसे हम फंगल सेलुलोजिक वॉल भी कहते हैं। तो अब कंफ्यूज मत हो जाना कि फंगल सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज का बना हुआ नहीं है, काइटिन का बना होता है, बट इसे फंगल सेलुलोजिक सेल वॉल भी बोला जा सकता है। ठीक है, नाउ इनकी जो बॉडी होती है इसमें आप हाइफा लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ फंगस का ही कैरेक्टरिस्टिक है ना, अकेले इसी किंगडम में हमें हाइफा लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। हमने देखा स्लाइम मोल्ड्स में भी क्या हो रहे थे, स्लाइम मोल्ड्स में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंगस लाइक दिख रहे थे, बट उनके अंदर हाइफा फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे हमें हाइफा फॉर्मेशन भी दिखेगा। सो बॉडी इज मेड अप ऑफ tubular structure called hyphae, है ना। एंड जब ये हाइफे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ढेर सारे हाइफे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, सो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। ये किस तरीके से होता है, ताकि सपोज एक सेल है, ये फंगस का एक सेल है। ठीक है, अभी क्या होगा, ढेर सारे सेल्स आपस में जुड़ गए, है ना, इस तरीके से सेल्स ने क्या किया, आपस में एग्रीगेशन कर लिया। सो इन एग्रीगेशन को हमने क्या बोला, ये सारे क्या है, ये सारे फंगल सेल्स हैं। फंगल सेल जब एक साथ जुड़ गए तो इन्होंने ये हाइफे फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो जो बीच बीच में इस तरीके से न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्टा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिनके पास सेप्टा होता है, और कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिनके पास सेप्टा नहीं होता। आप यहाँ देखोगे इसका न्यूक्लियस इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको कहीं भी बीच में सेप्टा नहीं दिखेगा, है ना। इनकी जो बॉडी होती है कि सेप्टा से डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं होती। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ए सेप्टेट हाइफे। ठीक है, और ये कैसे है, सेप्टेट हाइफे है। ये क्लियर है सभी को, हाइफा क्या होता है, सेप्टेट हाइफा एंड ए सेप्टेट हाइफे में डिफरेंस क्लियर है।
यस मैम। फिर क्या होगा, ये जो हाइफा है आपस में कंबाइन करके, सपोज एक हाइफा, ये क्या होगा, दूसरे हाइफा के साथ जुड़ गया, है ना, इस तरीके से। ये सारे क्या है, ये छोटे छोटे हाइफा है, ठीक है, जो एक दूसरे से कंबाइन हो गए एंड इन्होंने एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये सारे न्यूक्लियस है आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम क्या होती है, फंगस बॉडी। फंगस बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। एंड इसे क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक का मतलब कि सारे सेल्स क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म सबका फ्यूज है, देख रहे हो बीच में सेप्टा नहीं है ना, तो इसे बोलेंगे एसेप्टेट सिनोसिटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिनोसिटिक का मतलब कि सेल्स आपको अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, है ना, एक साथ इकट्ठे दिख रहे हैं। एंड जब सेप्टेट हाइफा होगा, सपोज ये आपका इस तरीके से है, बट यहाँ पे क्या है, सेप्टेट हाइफा है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड है एंड इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें आप बोलोगे सेप्टेट एसिनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है, एसिनोसिटिक का मतलब कि एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी पार्ट के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, वन न्यूक्लियस वन बॉडी पार्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, सिनोसिटिक हो गया, मतलब कि यहाँ पे सारे न्यूक्लियस आपको एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है। बट एसिनोसिटिक में क्या है कि सेप्टा से वो डिफरेंशिएटेड है ना, and एक पार्ट में आपको एक न्यूक्लियस अकेला मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि किस तरीके से सेल से हाइफा का फॉर्मेशन हुआ एंड हाइफा से माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या थी हमारे पास, सेल्स थी, सेल्स ने क्या किया, इकट्ठा करके हाइफे बनाया, हाइफे ने ज्वाइन होकर माइसीलियम फॉर्म किया। क्लियर है ये सभी को? यस मैम। ओके, सो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद अच्छा एक चीज रह गई थी, हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, सो काफी इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने देखा कि जो फंगस की बॉडी होती है वो काइटिनस होती है ना, काइटिन की बनी होती है, बट एक एक्सेप्शन आता है, जब आप फाइगोमाइसीटीज पढ़ोगे आगे तो उसके अंदर एक क्लास आती है अलग से, है ना, ओमाइसीटीज करके। तो ओमाइसीटीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो, उनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कैन यू रिपीट? हाँ, जब फाइगोसिटीज हम आगे जब चार क्लासेस हैं, ठीक है, आगे आप फंजाई की डिवीजन जब पढ़ोगे तो फाइकोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, है ना, इस तरीके से उनके चार अलग अलग क्लासेस। तो जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं उनके अंदर एक क्लास आता है ओमाइसीटीज करके। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। अभी तक हमने देखा कि था कि जो नॉर्मल फंजाई होते हैं उन सबके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, काइटिन से बने होते हैं, बट यहाँ पे जो ओमाइसीटीज होते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, cell wall of Okay, the ma'am. members class oomycetes made up of cellulose
ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड फंजाई में क्या होता है कि जो स्टोर्ड फूड होते हैं, जैसे कि आपने प्लांट्स में देखा था स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना, एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी तरीके से फंजाई के केस में किस तरीके से स्टोर होंगे? स्टोर्ड फूड remains in form of glycogen and oil। ठीक है, देन फंजाई का रिप्रोडक्शन, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली 3 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, देन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो रिप्रोडक्शन जब आप देखोगे, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, पहला होता है वेजिटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल। अभी तक यहाँ मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोग को, इसमें कोई डाउट है? हाँ मैम, मुझे उसमें मैम वो जो आपने पढ़ाया था ना माइसीलियम एसेप्टेट सीओ एसेप्टेट Pinocytic, सीओ हाँ। यस सिनोसिटिक, तो मैम उसमें न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं और वो समझ नहीं आया मुझे लास्ट में, मुझे स्ट्राइक किया अभी क्यों। हाँ मैम। क्या इसमें क्या नहीं समझ रहा है? मैम इसमें न्यूक्लियस आपने बोला था ना कुछ न्यूक्लियस के बारे में, वो समझ नहीं आया था। मतलब यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे आप न्यूक्लियस के बीच में देख रहे हो कि कोई डिवीजन नहीं है ना, कोई वॉल नहीं है, सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। सेप्टा क्या होती है? वॉल होती है न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। यस तो मैम। जो सिनोसिटिक एसेप्टेट है, एसेप्टेट सिनोसिटिक वाला मैं कह रही हूँ, इसके अंदर क्या है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेल्स क्या आपको इकट्ठा दिख रहे हैं, है ना, सारे सेल्स यस इकट्ठा दिख रहे हैं आपको, तो हमने इनको सिनोसिटिक कह दिया। एंड जब आप देखोगे कि जब सेप्टा आ जा रहा है तो आपको हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग दिखने को मिल रहा है आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, सेप्टा की वजह से डिफरेंशिएटेड दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, तो हमने उसको एसिनोसिटिक बोल दिया, बस। हाँ ओके मैम, क्लियर हुआ। एंड मैम एक केराटिनस फिलस था, केराटिनोफिलस, मैम वो आपने बोला था कोई डेड इंसान, वो मैंने ना मिस कर दिया था। हाँ, मतलब केराटिनोफिलस था। केराटिन मतलब कि आप देखोगे हमारे ह्यूमन में भी कितने सारे हमारे बॉडी पार्ट जो है वो केराटिन प्रोटीन की बनी हुई है ना। हाँ तो यस मैम। उनके ऊपर जो सर्व करेंगे, मतलब उनके ऊपर जो फीड करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो केराटिनोफिलस हो जाएंगे। ओके मैम, ओके मैम। मैम वो जो ठीक है, ह्यूमन से पर्टिकुलरली करेंगे उनको बोलते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे ना। केराटिनस तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है। यस मैम, ओके मैम। तो फर्स्ट यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो? देखो, आप जब ह्यूमंस के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेल्स के बारे में पढ़ते होगे, है ना। सोमैटिक सेल्स होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारे ह्यूमंस में अगर हम देखा जाए तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमेशा 23 के पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नॉर्मल होते हैं, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, है ना। एंड एक जो पेयर होता है वो कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होगा, है ना, नॉर्मल सेल्स में जो बनेंगे वो कैसे होंगे? हमारे वेजिटेटिव काइंड ऑफ होंगे, ठीक है। जो सेक्स सेल से डिफरेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा तो उन्हें क्या बोला जाएगा?
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, या सोमैटिक सेल्स. तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जैसे कि हमने देखा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. किसमें होता है फ्रेगमेंटेशन? हाइड्रा. हाइड्रा में हो रहा था, है ना. फंजाई में भी होता है, ठीक है. तो जैसे कि मशरूम है आपका, मशरूम के केस में आप देखोगे एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन होता है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सिंपली एक बॉडी होती है ना. यहाँ से जब टूटकर नई बॉडी इसी से फॉर्म हो जाती है, तो क्या बोलते हैं हम, यहाँ से टूटकर कोई बॉडी अलग होगी, ठीक है. तो क्या कहेंगे, एक पार्ट टूट गया है ना, यहाँ से सपोज इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, तो हमें नए पार्ट मिल गए, इस तरीके से नई बॉडी फॉर्म हुई. फ्रेगमेंटेशन होता है. ये फ्रेगमेंटेशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लास में. देन फ्यूजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. जो फंगस होते हैं इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन भी आता है. फ्यूजन सिंपल भी हो सकता है, बाइनरी एंड मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है. जैसे कि आप ईस्ट के केस में देख सकते हो, ईस्ट जो होते हैं वो फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करते हैं. देन बडिंग भी हो सकती है. बडिंग में क्या होता है, सिंपली आपके पास एक फंजाई होगा, इसके ऊपर से एक बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड देन ये बड डिफरेंट अलग हो जाता है ना. इस तरीके से ये बड फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे. इसका एग्जांपल ईस्ट हो सकता है, ठीक है. देन एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं स्क्लेरोटिया. स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन होता है. स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे कि पेनिसिलम है, एग्जांपल है पेनिसिलिन, ठीक है. पेनिसिलिन के केस में स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन होता है. क्या होगा जब फंगस के पास जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है. अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, इनका जो हाइफा होता है इस तरीके से राउंड शेप ले लेगा एंड इनका हाइफा जो होगा एक लेयर फॉर्म कर देगा, है ना. इस तरीके से इनका हाइफा एक लेयर फॉर्म कर देगा, ठीक है. एंड अपने सारे न्यूक्लियस को क्या करेगा, अंदर छुपा लेगा, सारे स्ट्रक्चर को इस हार्ड कवरिंग के अंदर छुपा लेगा, ठीक है. ये किस चीज की बनी है, दिस इज द हार्ड कवर ऑफ हाइफा. हाइफा ने क्या किया, एक हार्ड कवरिंग बना ली एंड सारे न्यूक्लियस को अपने अंदर छिपा लिया, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में. एंड जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो नॉर्मल फंजाई बन जाएंगे. तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिया, ठीक है. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था. क्लियर है सभी को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ. हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या देखा हमने. ये हाँ. ठीक है ना, क्लियर है सभी को. देन asexual reproduction. asexual reproduction में क्या होता है, मेनली इसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है. स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहला किस होता है, स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन. देखो स्पोरेंजियो स्पोर्स कैसे बनेंगे, सपोज ये माइसीलियम है, ठीक है. ये क्या है,
माइसीलियम है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, माइसीलियम के ऊपर इस तरीके से फ्लोटिंग बॉडी बनेगी, है ना, इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर, एंड जिनके अंदर स्पोर्स है उन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे कि हमने स्लाइम मोल्ड के अंदर देखा था, इसी तरीके से टूट जाएंगे और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है, हैप्लॉइड स्पोर्स है ना। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियम से निकल रहे तो उन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, फिर स्पोरेंजियोस्पोर फाइनली क्या करेंगे, जब जर्मिनेट करेंगे वापस से, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, है ना। जर्मिनेट करके वापस से सेल्स हाइफा बनाएंगे, हाइफा वापस से माइसीलियम बना लेगा। ठीक है, तो ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। तो फर्स्ट साइकिल हमने कौन सी देखी, स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन, है ना, कि स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू ही होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि इनमें देखो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब देख रहे हो कि कोई भी दो बॉडी मिलकर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं कर रही है ना, सिर्फ जो सिंगल स्पोर्स है वो क्या करेंगे, इधर उधर फैलेंगे, है ना, अपना सबस्ट्रेट ढूंढेंगे एंड वहां पे बाइंड होकर वो क्या करेंगे, जब भी इनको फूड मिल जाएगा या फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, ये वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने देखी स्पोरेंजियोस्पोर की। ये कैसे होते हैं, ये एंडोजिनस होते हैं। ठीक है, कह सकते हो आप कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स takes place एंडोजिनसली। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से एंडोजिनस होते हैं, कौन से एक्सोजिनस होते हैं ना। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो हमेशा एंडोजिनस रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो स्पोरेंजियोफोर फॉर्मेशन हो रहा है इसी के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड जब वो स्ट्रक्चर टूट जाता है तो स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या होंगे, जैसे कि हमने इसमें देखा था माइसीलियम था। ठीक है, ठीक है, माइसीलियम। अभी माइसीलियम क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाएंगे, है ना, स्पोरेंजियोस्पोर्स नहीं बनाएंगे। ये क्या करेंगे, यहाँ से स्पोर्स सीधे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा था उसमें राउंड इस तरीके से स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। एंड ये जो स्पोर्स इस तरीके से आपको दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है कोनिडिया। ठीक है, देन ये फिर से इस तरीके से स्पोर्स अलग हो जाएंगे, ये सारे क्या हो गए हमारे कोनिडिया। ये वापस से जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, माइसीलियम। जर्मिनेशन हो जाएगा एंड माइसीलियम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हुए, एक्सोजेनस है ना, ये बाहर ही फॉर्म हो रहे हैं, इनके पास कोई स्पोरेंजियोस्पोर्स नहीं है जिनके अंदर फॉर्म हो। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि इनका जो ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन होती है, वो कैसी होती है, एक्सोजिनस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया takes place exogenously। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस का क्या क्या है, तो
कोनेडिया जो होंगे वो एक्सोजिनस होते हैं एंड जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनस होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम। ओके देन ये दोनों मेथड जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देख लिया कि मेनली जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोर्स के थ्रू ही हो रहा है ना, स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक यहाँ तक आप लोग को सभी को समझ में आया ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है मैम फिर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ। मैम एक वन ऑफ द नोट्स में मैम आपने ना कुछ शॉर्ट में लिखा था CHLA, तो मैम इसका मीनिंग क्या वो होता है शॉर्ट? क्लोरोफिल ए था। क्लोरोफिल ए? हाँ ओके मैम, मुझे कंफ्यूजन वो हो गया शायद, था। हाँ वो एक साथ लिख गया होगा, बट वो थोड़ा डिस्टेंस देकर ये लिखना चाहिए होगा, है ना। वो क्लोरोफिल ए, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू क्लास, बाय। बाय बाय मैम।